one myth about home loans that you want to bust today. Cheapest loan in terms of ROI is the best loan. ये बोला जाता था कि इंडियंस ना सेव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा लोन वोन लेने में बिलीव नहीं करते हैं। ओवरऑल इंडिया में 15 से 20 लाख करोड़ के होम लोन्स होते हैं। कितने लेंडर्स होंगे इंडिया के अंदर अभी? 150 ऑड लेंडर्स इन इंडिया। हमारा तो सबसे आसान काम है, हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। कौन मना करेगा पैसा देने को? सबसे मुश्किल काम है। ऐसे कौन से हिडन क्लॉजेज होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए? If a father and a daughter wants to take a loan, most of the banks reject. But father and son can take. I am also surprised ऐसा क्यों होता है? मेन चैलेंज है इन इंडिया वी डोंट हैव अ डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टी कि आप इवेल्युएट कैसे करें कि ये प्रॉपर्टी पे लोन दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं तो खोसला तो होता ही है यहाँ पे। होम लोन लेना, इज इट अ वाइज डिसीजन और इज इट अ ट्रैप? इट्स अ डबल साइड स्वॉर्ड। हाय and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. आज के पॉडकास्ट में हम आपके होम लोन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे फियर्स को क्लियर करेंगे। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अतुल मोंगा, जो कि फाउंडर हैं बेसिक होम लोन के, जो कि आज के टाइम पे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट होम लोन एग्रीगेटर एंड प्लेटफॉर्म है। सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चंस भेजते हैं होम लोन से रिलेटेड, उन सबको आज हम आंसर करेंगे एक एक करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय अतुल जी, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सो होता है क्या है, मेरे को लगता है लोग प्रॉपर्टी लेते समय इतना नहीं डरते जितना वो होम लोन लेते समय डरते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जो लोग जानना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आजकल होम लोन लेना इज इट अ वाइज डिसीजन और इज इट अ ट्रैप? मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैंने होम लोन लिया तो मैं 20 साल 25 साल के लिए फंसने वाला हूँ? Well, it's not a trap if you are financially disciplined, हाँ जी। because you are actually creating a asset. अब अगर आप नहीं लेंगे, आप चाहते हैं कि आई एम सेविंग द मनी एंड देन आई विल बाय आफ्टर 10 years, सो इट्स लाइक यू आर प्रीपोनिंग योर ड्रीम्स एंड द मनी यू आर पेइंग इन रेंटल, that's not creating any value for you. Means obviously there is some value that you are staying in that house, but it's not creating any asset for you. So it's better to put it into a EMI. And home loans is not like कि if tomorrow you don't have money to pay EMI कि लोग आके आपको मतलब कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इट्स लाइक यू सेल योर एसेट एंड देन यू रीपे योर लोन। सो होम लोन लेना आपके हिसाब से फाइनेंशियली गुड डिसीजन है और उससे डरना नहीं चाहिए? Yes, see, leverage is always good if used well. It's a double-sided sword. अगर आप leverage को अच्छे तरीके से use करेंगे, means in the startup world also, if people are raising money through equity or debt, it's like you're getting money to build something. Yes. तो but the thing is, the underlying principle is that you're financially disciplined. It's not like कि आपकी eligibility उतनी नहीं है, आपने उससे ज़्यादा लोन ले लिया, जितना repay कर सकते हैं उतना लीजिए. It's actually good for you. So घर लेते समय और होम लोन लेते समय उस टाइम एक अगर आपको बेटर पार्टनर मिल जाए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि कितना लोन आपको लेना चाहिए, कितना आपको अपनी तरफ से डालना चाहिए, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। Yes, that is definitely important. That is the reason of our business, that we want customers to be guided in a proper way. They should know what kind of loan they should buy. And वो ज़रूरी भी है। देखिए वैसे तो बैंक्स अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं कि कितना लोन टू वैल्यू रहेगा, कितना नहीं रहेगा, बट स्टिल यू नीड अ एडवाइजर। आप एक सिंपल चीज़ समझिए ना, अगर आप इंश्योरेंस भी ले रहे हैं तो आपको बीच में एक एजेंट अच्छा गाइड कर सकता है। वैसे ही व्हाइल बाइंग अ होम लोन, आवर एजेंट्स गाइड आवर कस्टमर्स वेल। और ये बताइए, अभी इंडिया के अंदर होम लोन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? इज इट ग्रोइंग या अभी थोड़ा सा स्टेबल है? कैसे लग रहा है आपको अभी इंडस्ट्री कैसी है और आने 5 साल में कैसी होने वाली है? देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया में 15 से 20 लाख करोड़ के होम लोन्स होते हैं। ठीक है, 15 से 20 लाख करोड़ वाह, ये इंडस्ट्री है। एंड दैट इज, आप समझ लिए, दिस इज लाइक कि एक प्राइमरी मार्केट का एस्टिमेट है। सेकेंडरी तो और भी कुछ होगा जो उसमें ऐड होगा। एंड इन 2023 देयर वाज अ आर्टिकल वेयर मिस्टर दीपक पारेख सेड दैट बाय FY 2028 it will be a $300 billion industry. Wow. That will be the loans outstanding in India. So that's the scale of the industry.
एंड इट्स ग्रोइंग अभी तो रियल It is एस्टेट growing में। with a CAGR of 10 to 15%, ओह especially अच्छा। in affordable housing segment. तो अभी जिस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, आई फील कि इंडिया की जो भी ग्रोथ स्टोरी है वो अगले 5 से 10 साल है, तो इस हिसाब से तो ये इंडस्ट्री 10 साल में और बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं, अब सिंपल देखिए ना, देखिए होम सेल्स या होम लोन्स इज लिंक टू योर पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके। अब आप देखिए कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, और आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बट पॉपुलेशन की प्रपोर्शन है। एंड सेकंड थिंग इज नाउ इन इंडिया देयर इज अ थिंग, पीपल आर गेटिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। वो जमाने गए जब जब वो था ना, सब जॉइंट फैमिली टाइप रहते थे, सो एवरीवन नीड्स अ हाउस, सो इट विल ऑलवेज बी अ बिग इंडस्ट्री। एंड दैट्स वाई प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली पीपल इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, दे नीड इट। अभी अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री दे आर ग्रोइंग इन tier 2 tier 3 cities. यस। In past few years or maybe a decade, you see tier 2 tier 3 cities में connectivity problem solve हो गया है, the problem of telecommunication is solved, so people can reach there on time. In fact, for a builder it is actually beneficial to build a project in tier 2 city because वहाँ पे लोगों को simple घर चाहिए, fancy club house ये सब नहीं चाहिए, you can build houses faster, you can sell houses faster. And पहले होता था infrastructure नहीं है कि वहाँ सामान कैसे जाएगा, मतलब building materials कैसे पहुँचेंगे। Now everything is there. In fact, if you see RERA's data, most of the fastest growing cities are in tier 2 tier 3 cities. एग्री 100%। Yeah. सो वही हो रहा है अभी। बट होता क्या था पहले ना, इंडिया को एक सेविंग नेशन की तरह बोला जाता था। ये बोला जाता था कि इंडियंस ना सेव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा लोन वोन लेने में बिलीव नहीं करते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब ऐसे लग रहा है कि चेंज होने वाला है। जितने आप नंबर्स बता रहे हो इस हिसाब से, तो नाउ इंडियंस आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। सी, मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, जो नंबर मैंने आपको बोला, वो नंबर में अगर आप देखेंगे द प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स आउटस्टैंडिंग, होम लोन स्पेशली, टू जीडीपी इज ओनली 10% इन इंडिया. अच्छा। इफ यू सी एनी डेवलप्ड इकोनॉमी, इट इज अराउंड 60-65%. 60-65। सो अगर इंडिया उस स्केल पे पहुंचता है तो आप देख लीजिए इंडस्ट्री कहाँ पहुंचेगी. So it is actually, India is in terms of mortgages, it's a under-penetrated market. In fact, top 5 states में 80% और 75% होम लोन्स हो जाते हैं. अच्छा। And beyond top 100 cities, the mortgage penetration is less than 1%. ओह अच्छा। तो ये है इंडिया का भी स्टैट्स, और देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ. रिगार्डिंग द सेविंग्स वाली थिंग, सी, इट्स अ पर्सपेक्टिव. If you get money today and you want to save into an account or in a FD, and parallelly you can also put that money into real estate. Yeah. Now, one way is that you save it in an account and then you buy the real estate. Second, as I said earlier, that you can prepone it, that you buy it today and then you keep on, paying the EMI. Obviously, what type of EMI you will have to pay? You will pay around 10%. इतने में mortgage होता है, 10-15 maximum इतना जाता है. So you will get that property that much higher. But if you're buying the property in a pocket, like गुड़गांव में आप देखिए पिछले 5 साल में डबल हो गए हैं. Means if you have to pay just 15% and you get 100% return, so that's better. It's like preponing your dreams. You're actually saving into a property rather than into a FD. बट पहले क्या कल्चर होता था, लोग पूरी जिंदगी काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सेविंग होती थी वो फिर घर में लगाते थे. उनको ये होता था कि अब मैंने पूरी जिंदगी काम कर लिया, पैसा जोड़ लिया, अब मैं घर ले लेता हूँ. बट अब हम जो देख रहे हैं, अब तो यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी घर ले रही है. अराउंड इन देयर 30s, mid 30s और early 30s are also people buying home. So I think that is all thanks to home loan. That is home loan also, and also I'll say COVID. आप COVID के बाद देखिए कितना ज़्यादा वो spike आया है, because now there are concepts like work from home. So if you're working from home, you will need a separate room for where you can work. Maybe classes also for your children. You need that space. In COVID, we saw people buying vacation homes a lot, and that has become a concept now. And regarding people saving and then buying, and now people buying early, it's a mentality change, because now people, the individualism has increased, so people want something which they possess. So पहले ये भी था कि people used to take transfers in different cities. Now सब कुछ Zoom में हो जाता है. तो people need their house, and that's I'll say ideological shift is there, and there's nothing bad about it, I say. तो होम लोन्स अभी होता क्या है, अभी जब हम होम लोन लेने भी जाते हैं तो देर आर मल्टीपल लेंडर्स. कितने लेंडर्स होंगे इंडिया के अंदर अभी? देखिए अराउंड 90-95 तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, एंड देन बैंक सेपरेट. इट विल बी अराउंड 150 ऑड लेंडर्स इन इंडिया फ्रॉम रियली 150. उसमें क्या क्या आता है? देखिए लेंडिंग इज, देखिए अल्टीमेटली सब बेस तो मनी रहे, आपको पैसा सेम ही मिलेगा, चाहे वो एक बैंक से मिले दूसरे से मिले, तो प्रोडक्ट इज सेम. बट द थिंग इज
सिलेक्शन, होम लोन्स इज नॉट लाइक कि आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि दैट द कस्टमर विल डिसाइड कि मुझे ये चाहिए. इसमें द लेंडर विल डिसाइड किसको देना है. अच्छा. एंड इन आवर मार्केटिंग टीम ऑल्सो आई टेल देम दैट देखिए हमारा तो सबसे आसान काम है, हम लोगों को पैसा दे रहे हैं. सबसे इजी प्रोडक्ट है बेचना, कौन मना करेगा पैसा देने को. सबसे मुश्किल काम है कलेक्शंस करना, वो अब पैसे वापस सही बंदे को देना ताकि पैसा वापस आ जाए. सो वी फोकस ऑन दैट बिल्डिंग थिंग. तो आइडिया ये कि द लेंडर्स हैव देयर ओन रिस्क एपेटाइट बेस्ड ऑन हाउ मच इज देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, how much is digitization they have, their geographical presence. So based on that they target some specific customers. So there is a big spectrum starting from people in low income groups with cash salaries to people HNIs who are investing for property investments, they're buying the property. So pura spectrum hai, and every lender has their own niche. Like if you are a cash salaried guy, any major bank will not cater to you, so you'll have to go to HFC. But if you're a salaried guy working in a big company like Google and you're buying a pre-approved property, you will not go to HFC because the rate will be higher. You will go to a big bank. So वो पूरा spectrum cater करने के लिए है. So एक तो nationalized banks होते हैं, एक private banks होते हैं, उसके अलावा और क्या क्या है? So there are PSUs. अच्छा. Public sector banks, public sector holdings, and then you have private banks like HDFC, ICICI, Axis. Then you have housing finance companies. Now housing finance companies का थोड़ा risk appetite ज़्यादा रहता है. And उनका थोड़ा cost of funds भी ज़्यादा है, तो उनका rate ज़्यादा रहेगा. But they will be able to provide you that capital. They are able to take risk. Now and again home loans में you don't have to evaluate only the customer. You also have to evaluate the asset. अब now there is also thing in India that इंडिया में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ है. लाइक अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको रजिस्ट्री के अलावा मिलेगा ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी, आपको मिलेंगे खसरा खतौनी इस टाइप की प्रॉपर्टीज. बट इफ यू गो टू से साउथ लाइक से इन बैंगलोर यू डोंट हैव जीपी एंड ऑल, यू हैव खाता ए, खाता बी, खाता सी. सो everyone is catering to different type of customer profile, different type of property profile. So they have, and that's why if you see most of the smaller players, they are very regional. कोई राजस्थान में कर रहा है तो राजस्थान में कर रहा है, कोई गुजरात में कर रहा है तो गुजरात में कर रहा है. So because they know and understand that property, they understand the nuances of that property or the customer. So that's why there are so many lenders. And NBFCs का भी अब नाम बहुत सुनने में आ रहा है. तो NBFCs भी होम लोन देते हैं? देखिए एनबीएफसी भी देते हैं, बट जनरली कोई भी लेंडर हाउसिंग फाइनेंस का लाइसेंस लेता है. देयर इज अ एनबीएफसी लाइसेंस एंड देयर इज अ हाउसिंग फाइनेंस लाइसेंस. देयर आर सम मेरिट्स विद द हाउसिंग फाइनेंस लाइसेंस बिकॉज देयर यू गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. लाइक इफ यू वांट टू अवेल गवर्नमेंट फैसिलिटीज, लाइक एनएचबी फंड करता है एचएफसीज को कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम रहे. उसके बाद सरफेसी एक्ट में आपको बेनिफिट मिलता है रिपोजिशन के टाइम पे. तो पीपल प्रेफर एचएफसीज. एनबीएफसीज भी लेते हैं, बट देन it is just a part of their portfolio. Like a housing finance company जो होगा उसका 60-70% loans जो होगा वो home loans होगा. And remaining 30-40 they might do loan against property or maybe some other loans. But NBFCs के अंदर ऐसी कोई restriction नहीं है, so they do it. But focused way में housing finance companies करते हैं. और जैसे अभी आपने बोला था कि बैंक्स जो हैं वो अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे से पोर्टफोलियो में डिवाइड करके रखते हैं. सो होता क्या है कि कुछ क्लाइंट को तो फटाफट लोन मिल जाता है. मैंने ऐसे भी अपने क्लाइंट्स देखे हैं 2 दिन में लोन अप्रूव हो गया. और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके 2-2 महीने भी लग जाते हैं. तो वो ऐसा डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है और कैसे बैंक्स उसको इवैल्यूएट करते हैं? कस्टमर इवैल्यूएशन तो आजकल बहुत क्विक है. मींस यू गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन. तो वो इवैल्यूएशन है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप काम कहाँ करते हैं, आपका सिबिल स्कोर कितना है. यू हैव टू मेजर एबिलिटी एंड इंटेंट. एबिलिटी पता चल जाएगी आपकी कैश फ्लो से, आपकी इनकम से. इफ़ यू हैव अ डॉक्यूमेंटेड इनकम, लाइक आपको सैलरी प्रॉपर आ रही है, बैंक में आ रही है, तो आजकल अकाउंट एग्रीगेटर से 2 मिनट में पता चल जाता है आप कितना रीपे कर सकते हैं. इंटेंट के लिए यू हैव क्रेडिट स्कोर्स, यू हैव सिबिल, इक्विफैक्स, मैनी स्कोर्स, जिसमें पता चल जाता है कि आपकी इंटेंट कैसी है. मेन टाइम लगता है एसेट इवैल्यूएशन पे. लाइक इफ यू आर बाइंग अ प्री अप्रूव प्रॉपर्टी, सपोज यू आर बाइंग DLF M3M विच इज प्री अप्रूव विद अ बैंक, तो बैंक क्या करता है उनको पहले से अप्रूव करके रखता है, तो आपको 2 दिन में सैंक्शन मिल जाएगा. बट इफ इट इज सपोज यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन से ओल्ड दिल्ली, इफ एज अ बैंक आई एम गिविंग लोन टू अ कस्टमर, मुझे जानना है कौन ओनर है, कि मैं सही बंदे को पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ. आई वांट टू नो द वैल्यू, आई वांट टू नो कि इसके कोई लीगल तो नहीं चल रहा है. कल को मैं रिपोजेस करने जाऊँ उसमें पहले से ही लीगल चल रहा है. बैंक्स डोंट वांट टू डू दैट. सो वो इवैल्यूएशन ऑफलाइन होता है. सो देयर इज सम अ पर्सन फ्रॉम बैंक और देयर एजेंसीज, दे गो टू द कोर्ट और 12 साल की प्रॉपर्टी चेन इवैल्यूएट करते हैं.
अगर 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी में किसी ने क्लेम नहीं किया तो जो ओनर है वही ओनर है, तो कोई लीगल नहीं कर सकता. सो बैंक वांट्स 12 या 13 साल ऐसे कुछ. सो बैंक वांट्स टू चेक कि हु वाज द ओनर इन पास्ट 12-13 ईयर्स, एंड जो ये ओनर है इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है. देन दे इवैल्यूएट द टेक्निकल साइड कि डेमोलिशन लिस्ट में तो नहीं है प्रॉपर्टी. आपका जितना अच्छा पेपर वर्क है प्रॉपर्टी का उतनी जल्दी आपका लोन हो जाएगा. सो इफ यू बाइंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिल्डर वेयर द लोन अमाउंट, where the property is pre-approved, you can get a sanction in 1 day or 2 day. Good banks can give you sanctions in hours now. एक चीज़ आपने अभी और बोली थी कि होम लोन्स में लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं ईएमआई नहीं दे पाया, या अगर 2-3 साल 5 साल ईएमआई देने के बाद मेरी जॉब चली गई और मैं ईएमआई नहीं दे पाया, तो मेरा पूरा का पूरा एसेट ही बैंक ले जाएगा. उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या ये जेन्युइन है या ये मिथ है? देखिए, फर्स्टली आजकल इंश्योरेंस में मिलती है होम लोन की, एंड वी स्ट्रांगली सजेस्ट टू टेक इट, क्योंकि उसमें आपको ऐसे बेनिफिट तक मिलते हैं कि सपोज यू लूज योर जॉब, देन फॉर 6 months दैट इंश्योरेंस विल पे योर ईएमआई. अच्छा. And if suppose by some accident or something you die, then your family will not have to repay the loan, the insurer will pay. And people generally avoid these insurance, but I think they should take, because it is peace of mind. Secondly, even if suppose you have not taken insurance, and suppose you have taken a home loan and you have paid for 4 years, and suppose you have taken now the 20%, you have repaid the 20% value of the property, तो होगा क्या कि अगर आप नहीं दे सकते तो आप प्रॉपर्टी बेच दीजिए, और बैंक को उसका 80% अमाउंट जाएगा, 20% आपको मिलेगा. नाउ थिंक इन दिस वे, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने आज ली थी और 4 साल के बाद सपोज 2 करोड़ की हो गई, गुड़गांव में तो वो भी जाएगी. ठीक है, 2 करोड़ की हो गई, तो आपने एक्चुअली पे किया है 20 लाख रुपए के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट और मिला के मे बी 30 lakhs कुछ किया होगा, या जो भी अमाउंट बनेगा. सो यू विल गेट द बेनिफिट एज 40 lakhs, दैट विल बी योर मनी. एंड एक्चुअली पीपल यूज इट इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रॉपर्टी लैडर. अच्छा. कि आपने आज घर लिया है, सपोज योर एलिजिबिलिटी इज नॉट टू बाय अ फैंसी हाउस, यू जस्ट स्टार्टेड योर करियर एंड यू कैन ओनली बाय अ स्मॉल हाउस. यू बाय इट आफ्टर 3-4 years as your income grows, you can sell the house, you can repay the loan. Now you have more corpus for down payment, you have higher salary, you buy a bigger property, and that is called property ladder. That eventually the property which you want to buy, the bigger house for which you will save for next 10 years, you can do it in probably 5 or 6 years, maybe 7 years through this property ladder. तो आप सजेस्ट करते हो कि अगर आज कोई अपना फर्स्ट घर खरीद रहा है, और आप ये मान लो कि एक कपल है जिन्होंने अभी अपनी जॉब स्टार्ट ही करी है, मे बी इन देयर लेट 20s या अर्ली 30s, तो दे शुड गो फॉर अ होम लोन, एंड उनको कैसे वो प्रोसेस कैसे फॉलो करना चाहिए? सो फर्स्टली देखिए, बैंक्स जो प्रॉपर्टी होता है उसका अराउंड 70-75% लोन देते हैं. ओके. जस्ट टू हेज द रिस्क कि अगर प्राइस कभी गिर भी जाए तो कितना ही गिर जाएंगे, 25% तक उनके पास फिर एक वो रिस्क हो रहेगा. सो यू हैव टू सी हाउ मच मनी यू हैव इन सेविंग्स, बिकॉज दैट 25% यू हैव टू पे. ओके. सो आपका कितना अमाउंट आपके हाथ में विच यू कैन पुट एज, विच इज कॉल्ड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड बेस्ड ऑन दैट द प्रॉपर्टी विच यू आर गेटिंग यू कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक एंड स्टार्ट. मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद दैट. इस चीज़ में एक चीज़ और अच्छी है इंडिया में, सी इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर इज कंजर्वेटिव बट फॉरवर्ड लुकिंग. तो आरबीआई भी थोड़ा ऐसा ही है कि यार आरबीआई इज वेरी कंजर्वेटिव बट दे इट्स फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब दे वांट टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजीज बट कंजर्वेटिवली. सो बैंक्स भी जनरली मिस सेल करने की ट्राई नहीं करते हैं. नॉट बैंक्स, आई विल से लेंडर्स, इवन द एचएफसीज आल्सो, नो वन वांट्स टू मिस सेल, क्योंकि अल्टीमेटली इफ द कस्टमर इज नॉट एबल टू रीपे, इज देयर लॉस आल्सो. नो लेंडर वांट्स टू गेट इन द बिजनेस ऑफ possessing property and selling it and उस पे gain कमाना. No lender want to do that. So they are also maintaining their hygiene. They advise the customer rightly. So थोड़ा help आपको lender से भी मिलेगा. We will also provide help, and the customer can also do. आजकल तो बहुत resources available है. They can do their due diligence before buying the house. बट वो जो होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वो कहावत भी बनी हुई है, इतने बारीक बारीक उसमें क्लॉजेज होते हैं, इतने छोटे छोटे लिखे रहते हैं कि बंदा पढ़ भी नहीं सकता उनको. हाँ तो जी. ऐसे कौन से हिडन क्लॉजेज होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए या अपफ्रंट पहले पूछ लेने चाहिए? हर चीज़ के चार्जेस होते हैं, तो यू हैव टू सी दैट चार्जेस. अच्छा. और दैट इज व्हाई यू नीड अ एडवाइजर, कि देयर इज समवन हु कैन रीड इट फॉर यू. लाइक जैसे मैंने इंश्योरेंस बोला, कई लेंडर हैं जो स्पेशली जो छोटे लेंडर्स हैं, दे मेक इंश्योरेंस मैंडेटरी. ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं गवर्नमेंट की साइड से, बट जैसे कि इंश्योरेंस लोगे तो ही लोन देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि अ कैश सैलरीड गाय माइट बी आउट ऑफ इनकम नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा. तो
तो दे वांट टू मेंटेन दैट हाइजीन कि आपको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस. अब उसमें थोड़ा सा चालाकी हो जाती है कि जैसे इंश्योरेंस आपको बताएंगे नहीं बेच रहे हैं, वो आपको दे देते हैं और आपकी ईएमआई में बिल्ड कर देते हैं. ओ अच्छा अच्छा. एंड कस्टमर का अगर मान लीजिए नॉर्मल 10 लाख का लोन था, 1 लाख की इंश्योरेंस थी, तो वो ये दिखाएंगे 11 लाख का लोन है, और तो बेसिकली आप इंश्योरेंस में भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो. तो वो सब चीज़ें होती हैं. बट जिस भी लेंडर से लोन ले रहे हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो एक सेक्शन होता है MITC, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन. अच्छा. उसमें हर चार्जेस उन्होंने लिखे होते हैं. अच्छा. तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चार्जेस होंगे. बैंक में जनरली द फीस इज लाइक दिस, दैट व्हेन यू अप्लाई यू हैव टू पे अ लॉगिन फी. ओके. जो अच्छे बैंक्स बिल्कुल कम रखते हैं या फिर वेव ऑफ ही कर देते हैं. दिवाली का सीजन चल रहा है या JFM मार्च एंड चल रहा है, मोस्ट ऑफ दैट वेव ऑफ, क्योंकि देयर इंटरेस्ट इज इनटू गेटिंग द कस्टमर फॉर लोन. ओके. बट जो छोटे लेंडर्स होते हैं या फिर दोज हु आर नॉट बिग राइट नाउ, they put ki their login fees is high. It can go up to even, means I have seen login fees of around 15,000 also. 15,000. Yes, कि और no guarantee कि आपको लोन देंगे. अच्छा. That is just because there is someone working at their end to do the evaluation कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Then when the loan is sanctioned, वो जो उनका बैंक अपनी तरफ से जो खर्चा कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी का लीगल एंड टेक्निकल इवेल्युएशन करने के लिए, तो वो आपसे चार्ज करेगा. तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग फी लेते हैं. दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फीस यू हैव टू पे. देन इन बिटवीन जो स्टैम्प चार्जेस ये सब होते हैं, वो दैट इज एक्चुअली नॉट बैंक चार्ज और लेंडर्स चार्ज, इट गोज टू गवर्नमेंट. ऑन आवर प्लेटफॉर्म our login to sanction rate is always more than 75% month on month since inception. So बीच में हमने एक ऑफर भी चलाया था कि अगर 2 लेंडर में हम ट्राई करेंगे, पहले में एक नहीं हुआ, दूसरे में अगर हम नहीं कर पाए तो हम आपकी पहली EMI पे करेंगे. एंड हमने एक को भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी. एंड आप लोग जो है या बैंक्स जो होते हैं वो सिर्फ क्रेडिट स्कोर पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि लोन लेने के लिए कहते हैं कि क्रेडिट स्कोर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो एक जब आप इंडिविजुअल की फाइनेंशियल्स चेक करते हो तो सिर्फ क्रेडिट स्कोर से हो जाता है या और भी कुछ देखना पड़ता है? होम लोन में जैसे मैंने बताया, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर बैंक चेक. फर्स्ट इज एबिलिटी, देन इज इंटेंशन, देन इज द एसेट. तो क्रेडिट स्कोर इज प्राइमरली यूज्ड टू चेक द इंटेंशन. अच्छा. क्योंकि आपको अगर किसी की इंटेंशन चेक करनी है, यू कैन नॉट लुक इनटू देयर हार्ट कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. तो क्रेडिट स्कोर आपको ये बता देता है कि किसी ने पहले जो लोन लिया था वो कैसे रीपे किया है. टाइमली रीपेमेंट किया है तो आगे भी करेगा. तो क्रेडिट स्कोर वो इंटेंशन चेक करने के लिए होता है. नाउ एवरी लेंडर, एंड इट इज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर द लोन, सो एवरी लेंडर हैज देयर ओन रिस्क एपेटाइट. कोई बोलेगा कि मेरे को जैसे सिविल स्कोर है, मुझे 800 से ऊपर ही चाहिए. अच्छा. मेरे को बिल्कुल प्रिस्टीन कस्टमर चाहिए जो कभी भी कुछ डिफॉल्ट वगैरह ना करे. सम विल गो अप टू 750, सम विल गो टू 700, कोई 650 तक करता है. जनरली 650 से नीचे बहुत कम होते हैं, but there also people are taking risk. And there I think थोड़ा सा इंडिया में गड़बड़ी है, क्योंकि their rate of interest is very high. I have seen people giving home loans at 24%. Oh, really? And because प्रॉपर्टी सही नहीं थी, या प्रॉपर्टी के अंदर आप समझ लीजिए कोई रजिस्ट्री नहीं है, इट्स अ P2P एग्रीमेंट लाइक अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो रिपोजेशन मुश्किल हो सकता है. सो व्हाट दे डू इज दैट 24% पे दे दिया, 10% कॉस्ट ऑफ फंड्स है, 14% इज देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन. कि अगर 5% 10% भी NPA आ गए तो जनरली इस सेगमेंट में बहुत कम रहते हैं, लेस देन एब्सोल्यूट NPAs आर लेस देन 0.5% या 1%. सो 5 गुना भी अगर उसका गलत लैंडिंग कर दिया तो दे कवर इट विद द कस्टमर्स, विच इज बैड, क्योंकि एक गलत कस्टमर के कारण आप बाकियों को भी पेनलाइज कर रहे हो. सो RBI के होने के बावजूद भी ये सब होता है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट? सी RBI इसमें रेगुलेट करता है, बट you are a seller primarily. You can decide your MRP. अच्छा. It is customer who want to buy or not, because you are giving money and you want to be assured about it. एंड एक चीज़ आप और बताओ, जैसे EMI कैलकुलेटर्स होते हैं, तो हाउ डू आई कैलकुलेट, अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए महीना है, सो मेरे को कितनी EMI रखनी चाहिए और मुझे कितना लोन मिलेगा, वो कैलकुलेशन कैसे होती है? देखिए, पहली चीज़ आपका EMI कितना रखना चाहिए. आई थिंक कि आपकी सैलरी का एक गोल्डन रूल बड़े सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, 1/3 ऑफ योर सैलरी, तो 30-40 मैक्सिमम % मतलब आप रखिए. दैट्स अ गुड हाइजीन. जो मैं फाइनेंशियल हाइजीन डिसिप्लिन की बात कर रहा था, दैट्स व्हाट आई सेड कि 30-40% ऑफ योर इनकम यू कैन गिव इन EMI, given the fact that you will be working hard in your life and your salary will go up. Second thing, how much loan you will get, it is dependent on 2 things. One, your repayment ability. तो बैंक भी क्या करता है, बैंक का एक रेशो होता है, हर बैंक मेंटेन करता है, which is called fixed obligation to income ratio, which is called FOIR.
कि बैंक ये मान के चलता है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिटी यू लिव इन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोफाइल यू हैव. लाइक गुड़गांव में आपको एक नॉर्मल लाइफ अगर जीनी है तो खाने पीने का खर्चा, स्कूल, बच्चों के स्कूल की फीस, ये सब तो बैंक ये लेके चलता है कि आपकी सैलरी का सब जनरली फॉर अराउंड 40-50-60% तक जाता है कि इतना तो पैसा आपको लगेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज द अमाउंट यू कैन पे इन EMI. अच्छा. तो वो अमाउंट एक आ जाता है, एंड सेकेंड इज अमाउंट विच कम्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी. जैसे मैंने बोला, बैंक्स प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 75% देगा, कुछ लोग 80-90 तक भी जाते हैं, ठीक है, बट RBI का रूल ये है कि इट गोज अप टू 70-75%, बट फॉर अफोर्डेबल इट कैन गो हायर टू. तो अब इन दोनों का जो मिनिमम होता है, बैंक आपको उतना मैक्सिमम लोन देगा. सो दोज काइंड ऑफ कैलकुलेटर्स यू कैन यूज टू चेक हाउ मच लोन यू कैन गेट. इसके अंदर एक और बेनिफिट होता है, जो जब आप होम लोन लेते हो तो आपको आपके इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है. तो अगर आप वो भी थोड़ा सा बता सकें कि इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल डिसीजन ऑल्सो. अगर आप एक होम लोन ले रहे हो तो आपको आपके टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है. यस, टैक्स में डेफिनेटली बेनिफिट है. आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट जो आप करते हैं और जो इंटरेस्ट पे करते हैं, यू कैन क्लेम डिडक्शन. और ऑल्दो वो इतना, अगर आप मान लीजिए 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो इतना अमाउंट नहीं होता है, बट स्टिल इट इज सेविंग्स. एंड बेनिफिट ये है कि, एंड अगेन होम लोन इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये बोलूँगा, बिकॉज व्हेन यू बाय अ होम लोन, एक पीस ऑफ लैंड कम्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमी. उसके ऊपर एक वैल्यू लग जाती है, उसके ऊपर एक ओनरशिप लग जाती है. बट व्हेन यू बाय अ होम लोन, यू विल हैव टू गेट दैट लीगल टेक्निकल प्रोसेस डन. तो नाउ गवर्नमेंट नोस, एंड इट कम्स टू अ फॉर्मल इकोनॉमी. उसके ऊपर जब आप उसे बाय सेल परचेज करेंगे, आप गवर्नमेंट को उसके ऊपर मतलब फीस भी देंगे, स्टैम्प ड्यूटी देंगे. सो यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग द इकोनॉमी. अब आप ये बताएं कि बहुत सारे हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदते हैं, जिनका ऑलरेडी एक घर है, नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट. तो क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी होम लोन सेंस बनता है, या जो एप्रिसिएशन होती है वो तो बैंक ही ले जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब अगर आप देखें कि आप अगर 10% का भी होम लोन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी. आई से कि अगर आप मान लीजिए एक ऐसी हाई ग्रोथ ज्योग्राफी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल हो जाएंगे. जैसे गुड़गांव हो गया, मतलब बहुत है. मुंबई देख लीजिए, मुंबई में चलो अभी थोड़ा स्टेगनेंट हो गया, बट न्यू एरियाज लाइक नवी मुंबई वगैरह में तो बढ़ ही रहे हैं. तो इफ यू बाइंग इन दोज काइंड ऑफ एरियाज, then it is actually a good investment or a vehicle to park your money. Okay. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर होम लोन का बेनिफिट क्या मिलेगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो डर ये होता है कि यार प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक करा लें, वो सेलर कौन है. तो नहीं तो खोसला तो होता ही है यहाँ पे, ठीक है. तो आइडिया ये है कि अगर आप लोन लेते हैं ना तो वो काम बैंक करा के दे देता है. Okay. इनफैक्ट आई विल शो यू एग्जाम्पल्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म कि बंदा 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा है, लोन लिया है 5 लाख का. अच्छा. किस लिए? कि चलो यार प्रॉपर्टी के पेपर वेरीफाई हो जाएंगे, और उसके बाद रीपे कर देंगे, क्योंकि देयर इज नो रीपेमेंट चार्जेस ऑन होम लोन इन इंडिया. अच्छा, अब जीरो है, बिल्कुल जीरो. ओके. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होम लोन्स, वन इज ऑन फ्लोटिंग एंड वन इज ऑन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप मोस्टली फ्लोटिंग पे लेते हैं लोग, तो फ्लोटिंग पे जीरो चार्जेस है, फिक्स्ड पे लगते हैं चार्ज. एंड तो फ्लोटिंग पे ही होम लोन लेना चाहिए. वो जैसे आपका मतलब पॉलिसी रेट्स चेंज होंगे तो रिपो रेट बदलेगा, तो आपके रेट भी बदलते रहते हैं. अच्छा. उसके अकॉर्डिंग. तो आइडिया इज दिस कि पीपल बाय होम लोन्स की चलो प्रॉपर्टी इवैल्यूएट हो जाएगी. सेकेंडली मतलब जैसे मेरा होम लोन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो थोड़ा बहुत बचा है, मतलब हो गए 5-6 साल पे करते हुए. तो मैं आई कैन रीपे कि जो बचा हुआ है कि ख़त्म करे. आई एम नॉट डूइंग इट. क्यों? अच्छा खासा बैंक ने एक लॉकर में रखे हुए पेपर, घर ला के कहाँ रखूँगा मैं? सेफ जगह पड़े हैं. और EMI मैंने अपनी ऐसी एडजस्ट करा लिया है कि महीने का मुझे अगर मैं इफेक्टिव देखूं तो मतलब ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं लगता है. मतलब लेस देन 3-4,000 रुपीज़ इतना आ जाता है. उतना अगर मैं सिक्योरिटी में लगाऊं उस पेपर को रखने की, तो दैट्स अ बेटर थिंग. दीज आर सम वेरी माइनर बेनिफिट्स आई विल से, बट द मेजर थिंग इज कि यू आर एक्चुअली बाइंग अ एसेट. Why do people invest in gold? Because it's a asset. Gold will always have value. Yeah. And instead of buying something else, you're buying stocks, buying mutual funds where you have to monitor or see yourself. It's a peace of mind kind of investment. And again, there you can get also some rental income जो आपकी EMI में सपोर्ट कर देगा. अगर आप स्टॉक्स के डिविडेंड्स भी मिलते हैं, मान सकते हैं, बट ठीक है, बट इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट टू डू. सो एक चीज़ और बताइए, मैं अभी पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आप जो नॉर्मली अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं और अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हैं
तो आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए रिटर्न करने पड़ते हैं। या तो ये मतलब आप डबल पैसा बैंक को वापस दे रहे हैं, तो इज इट एडवाइजेबल, या कैसे इसको, क्या हम अपनी कॉस्ट थोड़ी सी बचा सकते हैं, अपनी ईएमआई थोड़ी सी कम कर सकते हैं, उसके भी कोई ट्रिक्स होते हैं? सी ईएमआई, देखिए पहली बात तो आप डबल इसलिए दे रहे हैं, इट्स जस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप जो 20 साल में जोड़ते हैं आपको आज मिल रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कीजिए तो वो डबल नहीं रहेगा। ओके। एंड सेकेंडली ईएमआई बचाने के तरीके तो यही है कि यार यू बाय लोन्स वेयर यू हैव द टर्म्स विच इज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मतलब जैसे अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, यू कैन बाय अ लोन फॉर अ लॉन्गर टेन्योर जहाँ पे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, अच्छा। बट ओवर आपके नंबर ऑफ पेमेंट्स बढ़ जाएंगे। बट आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, वही 30-40% वाला रूल आपकी बढ़ती जाए, आप टेन्योर कम कराते रहिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक डोंट चार्ज एनीथिंग, आप अपना रेट कभी भी कम ज़्यादा करा सकते हैं, अपना टेन्योर एडजस्ट करा सकते हैं। एंड तो आप अपनी ईएमआई मैनेज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपकी इनकम अभी सपोर्ट करती है कि आप यू कैन ओनली पे से 50,000 रुपीज़ एज ईएमआई। एंड आप जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप 10 साल का लोन लेते हैं तो सपोज कीजिए 60-70,000 की ईएमआई बनती है, तो यू कैन इंक्रीज योर टेन्योर। एंड जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी यू कैन कीप गेटिंग इट एडजस्टेड। देन मैनी बैंक्स कम अप विद प्लान्स लाइक कि अगर आप कुछ डिपॉजिट रखते हैं उनके साथ, तो सपोज कीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया और 20 लाख का आपने उनके साथ उनके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, Okay. तो दे विल चार्ज यू इंटरेस्ट ओनली ऑन 30 lakhs। एंड अभी होम लोन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे हम पढ़ते रहते हैं, तो अभी भी मेट्रो सिटीज़ में तो लोन फिर भी मिल जाता है, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में या स्मॉल टाउन्स में, क्या वहाँ पर भी अभी होम लोन की चैलेंजेस हैं, या वहाँ पर भी अब बेटर हो रहा है? बेटर तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली इंडिया इज ग्रोइंग, बट मेन चैलेंज है इवेल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा। इन इंडिया वी डोंट हैव अ डेटाबेस ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉब्लम। कि आप इवेल्युएट कैसे करें कि ये प्रॉपर्टी पे लोन दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। और छोटे शहरों में यही प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट पीपल अवॉइड रजिस्ट्रीज। आप देख लीजिए, इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी आप बोलते हैं रजिस्ट्री क्या करानी। जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा हु इज द ओनर। अच्छा। तो वो नहीं होता है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है आपको, एंड इट्स नॉट अ प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लाइक अ बिल्डर, तो लेंडर को पैसा लगाना पड़ेगा टू इवेल्युएट दैट प्रॉपर्टी। तो जितना पैसा लगाना पड़ेगा उतनी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ेगा जो मैंने बताया, उतना ही उनका आरओआई बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पैसा तो निकालेंगे कस्टमर से, और जैसे आरओआई बढ़ेगा वो कस्टमर के लिए अच्छा लोन नहीं रहेगा, मतलब दे डोंट वांट टू बाय अ एक्सपेंसिव लोन। तो इसीलिए जो लेंडर्स है दे डोंट गो इनटू स्मॉल टाउन्स, ऑल्दो नाउ दे बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज डूइंग थिंग्स टू गो देयर, बट जैसे मैंने बोला बियॉन्ड 100 सिटीज मार्केट पेनिट्रेशन इज लेस देन 1%। तो जब ब्रांच ही नहीं होगी बैंक की, कोई पर्सनल ही नहीं होगा वहाँ पे बेचने के लिए, तो कैसे बेचेंगे। एंड हियर कम्स द टेक्नोलॉजी प्ले, दैट हाउ कैन यू रीच दैट कस्टमर डिजिटली। कि चलिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की कॉस्ट कम नहीं हो सकती, बट बाकी कॉस्ट हम कैसे कम करें कि वी कैन मेक इट अट्रैक्टिव फॉर दैट कस्टमर। अमेजिंग। तो अभी जैसे आजकल बहुत बात हो रही है एआई की, तो क्या होम लोन्स के अंदर भी कभी एआई आके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? सर होगा और हम ही करेंगे। अच्छा। यू वी गोइंग टू डू समथिंग इन नियर फ्यूचर, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। बट देखिए एआई होम लोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ओवरऑल रियल एस्टेट में भी, क्योंकि आज तक जो टेक्नोलॉजीज थी ना वो रिलेशनल डेटाबेस या रूल बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, कि आपको हर कंडीशन को कोड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट अ एल्गोरिथम। एंड प्रॉपर्टी आप भी जानते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सब्जेक्टिविटी है, आप कितने सिनेरियोस कोड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो एक पॉइंट के बाद ना बंदा बोलता था ठीक है इसके बाद का स्टेप ऑफलाइन, क्योंकि वो सब्जेक्टिव डिसीजन जो लेना है वो एक एल्गोरिथमिक बेस्ड या एक रूल बेस्ड इंजन नहीं ले पाएगा। एक आपने एक वो बना दिया रूल इंजन की ये इनकम हो, ये प्रॉपर्टी हो तो ये मिलेगा। आपको कुछ फनी चीज बताता हूँ कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज ऐसा क्यों होता है। इफ अ फादर एंड अ डॉटर वांट्स टू टेक अ लोन, मोस्ट ऑफ द बैंक्स रिजेक्ट, अच्छा। बट फादर एंड सन कैन टेक। ओ। क्यों? क्योंकि उनको डर ये होता है कि इफ द डॉटर इज मैरिड एंड देन सपोज देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट तो केस हो जाएगा। ओ। अब ये आप कैसे रूल में चेक करेंगे। बट विद एआई, क्योंकि एआई को आपको रूल्स नहीं सिखाने हैं, एआई कैन डू दैट सब्जेक्टिव डिसीजनिंग, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फर्दर डिजिटाइज्ड, जो आज तक नहीं हो पाती थी। आप अगले 5 साल देखिए, जब ये एआई पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ेगी, जो मैजिक ये इंटरनेट पेनिट्रेशन से हुआ एआई पेनिट्रेशन से बहुत ज्यादा होगा। सर नाउ लेट्स कम टू द रैपिड फायर राउंड।
ठीक है, Sure. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपने फटाफट उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, वन मिथ अबाउट होम लोन्स दैट यू वांट टू बस्ट टुडे। That the cheapest loan in terms of ROI is the best loan. ओके, वन मिस्टेक दैट एवरी फर्स्ट टाइम बायर मेक्स। We discussed it that they keep on, saving that one day I'll buy the house. Use the property ladder. If you have to take the home loan today, you'll go to a PSU or a private bank or a NBFC. See, I work with all these banks. I don't have a preference. We are a neutral platform, but still, it depends on your, requirement. Like if I'm buying a pre-approved property, then I'll go to that bank where it is pre-approved. But if I say want more loan to, value, or if I want more loan amount, I'll probably go to a housing finance company. अच्छा, Because they will be more ready to give me a higher loan amount. But if I have my requirements filled in a smaller loan amount also, I'll probably go for a better ROI. That's what I said कि lowest ROI is not the best loan. कि अगर मेरी EMI मान लीजिए 5% 10% बढ़ जाती है, बट मेरा लोन का अमाउंट बढ़ जाता है कि मैं 2 BHK नहीं 3 BHK ले सकता हूँ, yeah. दैट्स अ बेटर लोन फॉर मी. किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट या बेस्ट सर्विस? अगेन दोनों की वैल्यू है, बट सर्विस ऑलवेज काउंट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वेरी करते रहते हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपका मतलब लोन प्रोसेस कैसे हुआ है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट लेंडर ऑल्सो. ओके, इफ यू आर स्टेइंग फॉर द होम लोन फॉर नेक्स्ट 10 years, और आपकी मतलब आई डोंट वांट टू नेम अ लेंडर, मैं आपको फैक्चुअली एक केस बताता हूँ जो मेरे सामने हुआ है कि कस्टमर ने, एंड इट वाज अ PSU, आई डोंट वांट टू नेम, बंदे ने लोन ले रखा था, उसने लोन रीपे कर दिया 6-7 साल के अंदर. ही वेंट टू द बैंक कि चलो मेरे पेपर प्रॉपर्टी के वापस करो. द बैंक सेज कि हमारे एक जगह पे आपके पेपर वेपर रखे थे, 2 साल पहले वहाँ पे आग लगी थी, सारे उड़ गए. नाउ बैंक ने उनको एक डुप्लीकेट पेपर बनवा के दिए, बट प्रॉपर्टी की वैल्यू 20% कम हो गई, क्योंकि आप खरीदेंगे ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ओरिजिनल पेपर नहीं है. कोई नहीं तो खरीदेगा. इसलिए मैं सर्विस की बात करता हूँ. या फिर अननेसेसरी चार्जेस लगे जा रहे हैं, दैट इज लाइक दैट इज लाइक पेन, इट्स इरिटेशन कि रोज का कुछ छोटा मोटा चार्ज काटे जा रहा है बैंक. सो सर्विस मैटर्स, हाउ डिजिटल द बैंक इज, how bank is ready to cater to your needs, that weighs a lot in home loan decision. That's my perspective. And how do you define a loan? Loan is equal to stress या loan is equal to freedom? लोन इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, आई विल से. मतलब स्ट्रेस तो नहीं है, बट फ्रीडम तो नहीं बोलूंगा. यू शुड हैव डिसिप्लिन, सो इट इज एम्पावरिंग. दैट्स द व्यू. लोएस्ट इंटरेस्ट रेट या फास्टेस्ट अप्रूवल, क्या ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए? मैं आज एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको बेचता हूँ 1 करोड़ में, और बोलता हूँ 2 दिन में पैसा देना है, वेयर विल यू गो? फास्टेस्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन द केस. टेल मी, कोई लोन की रिलेटेड स्टोरी, कोई आपके कस्टमर की या कोई लोन की स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको याद रह गई कि ये बहुत एक हुआ था. तो आई रिमेंबर वन स्टोरी. इट वाज नियर बाय जयपुर. वी गेव लोन टू अ लेडी, एंड 15 लाख का लोन चाहिए था उन्हें. हमने करवा दिया, एंड उन्होंने कॉल सेंटर में फ़ोन करके थोड़ा सा ना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने क्या किया. वो आई वाज शॉक. वो शुरू का टाइम था हमारी कंपनी का, तो ऐसी कोई एस्केलेशन आए तो खुद बात करने का होता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है. सो आई कॉल्ड हर. आई सेड कि व्हाट्स द इशू. शी सेड कि मुझे 15 लाख का लोन चाहिए था. हमने वही तो दिलवा रहे हैं आपको, सैंक्शन लेटर 15 लाख का दिया है. नहीं, इसमें से 3 लाख तो आप ले जाओगे. एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैम, हम कुछ चार्ज नहीं करते. एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड शी वाज अ सिंगल लेडी एंड विद 2 चिल्ड्रन. सो शी वाज लाइक कि देखो अब मेरा घर बन गया ना, तो मेरे को ये सिक्योरिटी है कि ये मेरे को मेरे बच्चों के लिए छत है. मेरा बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं तो घर बेच के उनकी एजुकेशन में दे दूंगी मैं. दैट्स व्हाई आई सेड इट्स सिक्योरिटी. दिस केस एक्चुअली हैपेंड ऑन अ प्लेटफॉर्म, एंड देयर वी रियलाइज कि यस देयर इज सम सोशल इम्पैक्ट वी आर डूइंग. कुछ तो धर्म कर्म का काम कर रहे हैं. तो अतुल जी, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंड आप गुड़गांव कब आए, और आपका जो ये बेसिक का जो स्टार्टअप है ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी, आपकी क्या स्टोरी है? सी आई एम अ दिल्ली बॉय. मतलब लक्ष्मी नगर दिल्ली में पला बड़ा. देन IIT दिल्ली से मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया. वाह. After that, I started my career as an investment banker. I worked with Credit Suisse in Asia, in multiple locations in Hong Kong, in Singapore, in Mumbai. And I was actually helping
banks, insurance, and other finance companies for their M&As and IPOs. And it was a good experience because होता क्या है कि when you work in investment banking, आपको धंधा समझ आता है कि Yeah. what are the different business models, what are the key factors which decide whether the business will grow or not, what are the operating leverages. So those kind of things you evaluate. Always wanted to start something on my own. My father is also a businessman. There is a bit of creative bone in me कि यार थोड़ा कुछ creatively करें, कुछ problem solving हो. So in 2014, I left my job, came back to India, and I thought कि startup करना है, क्या करें. So I thought कि दूसरे startups की help कर देते हैं fundraise में. So I met a person in Mumbai. I helped him in raising 3 million, and then for next 5 years worked in various companies, in fintech companies primarily, understanding how loans work, how different agent networks work, how Very people nice. do this thing. Then in 2020, as I told you, saw this problem of home financing, or housing, you can say. So researched a bit, and got to know that housing is a big problem in India. Purpose of this startup or basic is very clear कि यार we want to get rid of slums. And अच्छा. that's why from day one our thesis was that we will work mostly on affordable housing segment. In fact, today 70-80% of our customers are those customers जिनका annual income is less than 10 lakh rupees. Wow. हम उन्हें cater करते हैं. Really? हाँ, क्योंकि हमें नहीं करना बड़े सेगमेंट में, क्योंकि जो those who are rich and HNI, they probably don't need us. They have people in on their own who can do this thing for them. And the idea was to create technologies to build distribution. Very And nice. that's what we have been doing from past 5 years. अतुल सर, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके. नाउ वी हैव कम टू द फाइनल सेगमेंट. इसका नाम है टाइम मशीन. आपके पास एक मैजिकल प्रॉप है. Yeah. इस मैजिकल प्रॉप में आपको देख के हमें ये बताना है कि 2050 में इंडियन इकोनॉमी का या लोन इंडस्ट्री का या रियल एस्टेट का आपको क्या नज़र आ रहा है. 2050 कैसा होने वाला है? Okay. है सर मैजिकल? मैजिकल तो है. दिख रहा है? या डिजिटाइजेशन बढ़ेगा इंडिया में. आई सी टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज राइजिंग. अच्छा. एंड स्पेशली जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि हमेशा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर पीपल आर मोर हार्ड वर्किंग, पीपल आर मोर एम्बिशियस, एंड दे वर द रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट अवेलेबल कि उनको केटर किया जा सके. नाउ विद इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग, वहां तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे. एंड आई कैन टेल यू द नेक्स्ट बिग सिटीज विल बी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज. आप सामने देखिए ना, हमारे आज की डेट में मेरे लिए वी डू बिजनेस इन 150 सिटीज. एंड छोटे शहर इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज कस्टमर्स मेरे को लगता है ज़्यादा मेच्योर हैं. जैसे मैं अगर यूपी का एग्जांपल लूँ तो नोएडा से ज़्यादा मेरे को लखनऊ पसंद आता है अपने ऑपरेशंस का. ठीक है. सिटीज़ लाइक जयपुर हो गया, इंदौर हो गया. इनफैक्ट इफ़ यू सी सूरत, these will grow, and these will grow a lot. if नॉर्थ में देखो अमृतसर हो गया, चंडीगढ़. चलिए ठीक है, मैं बोलूँगा टेक्निकली इट्स अ टीयर 2 सिटी, बट मतलब एज पर डेफिनेशन टीयर 2, बट टेक्निकली टीयर 1. आगरा हो गया. हाँ, आगरा हो गया. So these centers will grow. A lot of jobs will shift over there. Work from home will stay in some industries. So people would like to stay in their houses, and overall real estate economy will grow in India. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आया आज. Same here, sir. एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर कंपनी बेसिक, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू. Thank you. एंड वी शुड मीट अगेन सून. Yeah. Anytime. Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू.